और डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन के इस लेक्चर में आज हम कल के टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे। कल हम बात कर रहे थे निजीकरण और विनिवेश, यानी प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट। और कल हमने बात करी थी कि निजीकरण क्या है, निजीकरण क्यों ज़रूरी है, निजीकरण किस तरह से किया जाता है, उसके कौन कौन से रूप हो सकते हैं, और साथ ही निजीकरण का विनिवेश के साथ क्या संबंध है, क्या तुलना है, किस तरह से दोनों की तुलना की जा सकती है, उसके कौन कौन से आधार होते हैं। आज हम बात करेंगे कि निजीकरण कैसे करें और निजीकरण के साथ साथ विनिवेश की परिभाषा करेंगे और दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक एमए के साथ साथ बीए के लिए भी महत्वपूर्ण है और साथ ही जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी इस टॉपिक का बहुत महत्व है। इसलिए उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। साथ ही इसकी पीडीएफ भी मैं शेयर करता हूँ, उसे भी आप पढ़ते रहें, देखते रहें, ताकि आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ सके। निजीकरण के कल हमने बताए थे कि 8 तरीके से इसको किया जा सकता है। अब कैसे किया जा सकता है? निजीकरण के लिए बहिष्करण संविदा का एक तरीका है, उदारीकरण भी एक तरीका है, प्रबंधन का निजीकरण करके भी कर सकते हैं, बिजली की कटौती करके भी कर सकते हैं, निजी क्षेत्र की संपत्ति के बेचकर भी कर सकते हैं, निजी भुगतान द्वारा भी निजीकरण हो सकता है, और साथ ही वाउचर और सब्सिडी के द्वारा भी हो सकता है। ये सब चीज़ें हमने कल चर्चा करी थी। निजीकरण कैसे करें? निजीकरण का लाभ तभी दिखाई दे सकता है जब इसे उचित योजना और सहयोग से लागू किया जाए। इसके 3 बिंदु हैं जिन पर विचार किया जा सकता है कि निजीकरण कैसे किया जाए। पहला है अनुकूल पर्यावरण का निर्माण। अन्य सुधारों को अंजाम देकर एक उपयुक्त वातावरण का विकास किया जाए। उस वातावरण में प्रतिस्पर्धा का स्थान हो, यानी उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा हो, कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा हो, और साथ ही उनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाए ताकि वो विकासात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा दे सके। यानी अनुकूल पर्यावरण का निर्माण करके भी निजीकरण किया जा सकता है। इसमें एक तरफ प्रतिस्पर्धा का माहौल बनता है, वहीं दूसरी तरफ इससे विकास को भी विकास में भी इसकी मदद मिलती है। निजीकरण कैसे करें? इसका दूसरा तरीका है प्रक्रिया की स्ट्रीमिंग, यानी अपने निष्पक्षता बनाए रखते हुए निजीकरण के लिए एक छोटा सा महत्वपूर्ण लक्ष्य स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि इस प्रक्रिया को पारदर्शी बना करके और अधिक नीतियों में सुधार लाया जा सके। इसलिए निजीकरण में पारदर्शिता के साथ महत्वपूर्ण लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, प्रक्रिया की स्ट्रीमिंग की जानी चाहिए। और तीसरा है निजीकरण के लिए उद्योगों या उद्यमों को तैयार करें। यानी निजीकरण के लिए आवश्यक है कि एक ऐसी योजना की शुरुआत की जाए जिसमें पारदर्शिता हो, जिसमें लचीलापन हो, जिसमें समय के साथ साथ आवश्यक परिवर्तन किए जाने की गुंजाइश हो, और साथ ही यह इस तरह से लागू की जाए कि जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उन पॉलिसीज़ के साथ उनका तारतम्य बिठाया जा सके। इसलिए निजीकरण करने के लिए सरकार एक पारदर्शी नीति बना सकती है, प्रक्रियागत ढांचे को और अधिक उदार बना सकती है, और साथ ही इस तरह के उद्योगों की एक लिस्टिंग की जाए, उनकी सूची बनाई जाए, उनको तैयार किया जाए कि वे घाटे से यदि नहीं उभरते हैं तो उनका निजीकरण किया जाएगा। इस तरह से सरकार इस प्रक्रिया को अंजाम दे सकती है। अब हम बात करते हैं कि विनिवेश। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि ये विनिवेश निवेश का बिल्कुल उल्टा है। निवेश का मतलब ये होता है कि
पूंजी निर्माण के मार्फत, पूंजी के माध्यम से ऐसे उद्यमों और कंपनियों की स्थापना की जाए जिनसे उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे और अधिक पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके। लेकिन यहाँ विनिवेश उसका बिल्कुल उल्टा है। विनिवेश क्या है? यानी सरकारी स्वामित्व को प्राइवेट लोगों के हाथों में बेचना। विनिवेश से तात्पर्य सरकार या संगठन के स्वामित्व वाली जो कुछ परिसंपत्तियां हैं, कुछ कंपनियां हैं, उन कंपनियों के परिसंपत्तियां जैसे संयंत्र हैं, जैसे उनका विभाजन से संबंधित इकाइयां हैं, साथ ही बिल्डिंग हो सकती है, उनका प्रेमाइसिस हो सकता है, उनका जो पूंजी का बंटवारा हो सकता है, पूंजी का बेचान हो सकता है। इन सभी को बेचने या परिसमापन करने से है। अर्थात विनिवेश सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के प्राइवेट हाथों को हस्तांतरण करने की एक प्रक्रिया है। उसमें संयंत्र भी आ जाते हैं, उसमें पूंजी भी आ जाती है और उसमें अन्य प्रबंधकीय गतिविधियां भी शामिल हैं। गैर निष्पादित परिसंपत्तियों से होने वाले नुकसान को कम करने तथा किसी विशिष्ट उद्योग या क्षेत्र में निवेश को बाहर निकालने या धन जुटाने के लिए एक रणनीति बनाई जाती है। उसी रणनीति का नाम है विनिवेश। आमतौर पर सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, जिनको पीएससी कहा जाता है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उनके शेयरों को बेचकर रणनीति का उपयोग किया जाता है, जिसमें सरकारें चाहे वो केंद्र की हो या राज्य के पास बहुमत हिस्सेदारी होती है ताकि धन जुटाया जा सके। हिस्सेदारी बेचने से प्राप्त आय का उपयोग उत्पादक क्षेत्रों में किया जा सकता है। इस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी सरकार के निपटान में निवेश का प्रतिनिधित्व करती है और इसलिए जब इन शेयरों को नकदी के लिए बेचा जाता है तो इसका मतलब होता है निवेश को नकदी में बदल दिया गया है। इस तरह से ये प्रक्रिया विनिवेश कही जाती है। अब हम बात करते हैं कि निजीकरण और विनिवेश के बीच क्या अंतर है, मुख्य रूप से किन बिंदुओं के आधार पर अंतर किया जाता है। निजीकरण और विनिवेश की, जैसा मैंने ऊपर कहा कि दोनों की एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन उनमें थोड़ा अंतर है दोनों में। उस अंतर की बात यहाँ करेंगे। जब किसी सरकारी स्वामित्व वाली सरकारी क्षेत्र की कंपनी के 51% से अधिक हिस्सेदारी सरकार द्वारा निजी व्यक्तियों या फर्म को बेच दी जाए तो इसे निजीकरण कहा जाता है। दूसरी ओर सरकार या किसी संगठन द्वारा परिसंपत्तियों के निपटान के लिए विनिवेश का दृष्टिकोण वित्तीय और राजनीतिक या रणनीतिक कारणों से प्रभावित होकर स्वामित्व और नियंत्रण में बदलाव का कारण बनता है। ये पहला अंतर है दोनों में। इसके बाद निजीकरण में स्वामित्व में बदलाव शामिल है, जबकि विनिवेश में स्वामित्व का कमजोर पड़ना भी शामिल है। दूसरा अंतर स्वामित्व को लेकर के है कि निजीकरण में स्वामित्व में बदलाव होता, प्रबंध के स्वामित्व में बदलाव होता, जबकि विनिवेश में स्वामित्व का बदलाव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यह अपेक्षाकृत कमजोर पड़ता है, कमजोर होता है स्वामित्व बदलाव निजीकरण की तुलना। तीसरा है निजीकरण में सरकार द्वारा अपने हिस्सेदारी का 50% से अधिक हिस्सा बेचा जाता है, जबकि विनिवेश के मामले में यह हिस्सेदारी 50% से कम होती है। हिस्सेदारी यदि 50% से अधिक है तो निजीकरण है, यदि 50% से कम है तो वह विनिवेश कहलाती है। इसी तरह विनिवेश से तात्पर्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में सरकारी हिस्सेदारी के कमजोर पड़ने से है। जैसा ऊपर भी कहा गया है, सरकारी हिस्सेदारी
का हस्तांतरण हो ना हो। हालांकि अगर कमज़ोर पड़ने की स्थिति 50% से कम है तो उद्यम का प्रबंधन सरकार द्वारा रख लिया जाता है। जब शेयरों का कमज़ोर पड़ना 50% से अधिक हो जाता है तो स्वामित्व के साथ साथ प्रबंधन में भी बदलाव सरकार करती है, जिसे व्यवहारिक रूप से निजीकरण कहा जाता है। ये चौथा अंतर है स्वामित्व के कमज़ोर पड़ने अथवा न पड़ने से संबंधित। इसके बाद हम बात करते हैं निजीकरण में विनिवेश को शामिल किया गया है। जैसा पहले भी चर्चा हुई है कि विनिवेश निजीकरण का ही एक पार्ट है, लेकिन विनिवेश का मतलब निजीकरण से नहीं है। केवल जब शेयरों का कमज़ोर होना 51% से अधिक हो तो उसे निजीकरण कहा जाएगा, और जब 50% से कम हो तो उसे विनिवेश कहा जाएगा। ये निवेश, विनिवेश और निजीकरण दोनों में क्षेत्र का आधार पर अंतर किया जाता है। इसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अक्षमता के कारण विनिवेश का उद्देश्य सरकार पर राजकोषीय बोझ को कम करना है। यानी ये मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि सरकार इन कंपनियों और इन उद्यमों का बेचान क्यों करती है। इसलिए करती है कि इनमें अक्षमता आ जाती है, ये इनमें घाटा इतना अधिक हो जाता है, उसका वजह चाहे लाल फीताशाही हो, भ्रष्टाचार हो, प्रबंध की अकुशलता हो, या और भी कारण इस तरह के हो सकते हैं जिनकी वजह से ये उद्यम घाटे में चलने लगते हैं और अंततः सरकार को इन्हें प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए विवश होना पड़ता है, मजबूर होना पड़ता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जो अक्षमता आती है, रुग्णता आती है, उस रुग्णता के कारण सरकार इनके राजकोषीय बोझ को कम करने के लिए इनका विनिवेश करती है। ये विनिवेश का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा इसका उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करना भी है। सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करके भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। निजीकरण को देश के संसाधनों का सर्वोत्तम संभव उपयोग करने के साथ साथ चिंता की परिचालन और गतिशील दक्षता बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण और विनिवेश दोनों करने की प्रक्रिया मोर और लेस समान होती है, लेकिन उनमें थोड़े बहुत अंतर के साथ सरकार पारदर्शी नीति अपनाकर इन दोनों उपागमों या इन दोनों माध्यमों को काम में लेकर के, इन दोनों उपकरणों को काम में लेकर के और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। इस तरह से निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि निजीकरण और विनिवेश दोनों का उद्देश्य उद्यम की दक्षता में सुधार लाना है। उद्यम की दक्षता में सुधार के साथ साथ उसमें पारदर्शिता लानी है, उसे लाभ में लाना है, उसे घाटे से उबारना है, उसका देश के विकास में और अधिक योगदान कैसे हो, ये उद्देश्य होता है। और साथ ही सरकार पर जो वित्तीय भार पड़ता है उस भार को कम करना भी होता है। इसलिए भारत की जो नई आर्थिक नीतियाँ अपनाई गई 1991 में, उन आर्थिक नीतियों में निजीकरण और विनिवेश का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। सरकार ने स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक, इस तरह की नीतियाँ में परिवर्तन किया कि ये विनिवेश और निजीकरण को बढ़ावा दे करके सरकार के ऊपर जो उपक्रम बोझ बने हुए हैं, वित्तीय जिनमें अकुशलता है, प्रबंध की अकुशलता है, उनको घाटे से उबारा जाए और उनको प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी के साथ या प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर के उनको इस घाटे से उबारा जाए, ताकि वे देश की आर्थिक विकास में और अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकें। तो ये निजीकरण और विनिवेश के बीच मुख्य अंतर है।
इसी के साथ आज का ये लेक्चर यही समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम इसी संबंधित एक नए टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।